हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक मैराथन सेशन लेकर आ रहे हैं जिसमें हम टोटल 100 क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये हम दो पार्ट में लेकर आ रहे हैं 50-50 क्वेश्चंस के। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से ऐसे प्रश्न जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाने की बहुत हद तक संभावना रहेगी, तो आप लोग ये सेशन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। दो सेशन है, 50-50 क्वेश्चंस के हम दो सेशंस लेकर आएंगे। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद या फिर रचनावाद? तो कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये याद रखना आप लोग, जो एनसीएफ है वो किस पर बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है कि जहां पर बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। तो पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। दूसरा प्रश्न है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वो शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर है भी अच्छी तरह से अगर ड्रेस पहन के आए, अनुशासन बनाए रखें या नियमित उपस्थित हों, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि बच्चे क्वेश्चन पूछें। जब कोई क्वेश्चन पूछता है इसका मतलब वो इंट्रिंसिक मोटिवेटेड है, आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है और चीजों को समझना चाह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कि प्रत्यास्थी, विकलांग, डिस्लेक्सिक होते हैं या फिर सृजनात्मक। तो सृजनात्मक होते हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में, जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होता है तो वहां पर क्या हम डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो क्रिएटिव बच्चा होगा वो अलग अलग सोच वाला होगा, मतलब वो डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच सकता होगा। फिर है कि कोलबर्ग का जो सिद्धांत है, सबसे पहले याद रखना कि कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, नैतिक विकास का सिद्धांत है। अब इसमें से इन्होंने क्या माना? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन है। बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह है कि सिद्धांत विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया, नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच में स्पष्ट करता है, लेकिन सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। नेक्स्ट है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जेडपीडी के बारे में वाइगोत्स्की ने बात की। अगर सेशंस नहीं देखें तो सीडीपी फुल कोर्स में अनूबा स्टडी फैक्ट्स में देख लीजिए। तो यहां पर बच्चे जो है वो सहयोग के सही स्तर के साथ कोई भी काम करते हैं, लगभग वो स्वयं करेंगे, बस उन्हें एक सहयोग की आवश्यकता होगी। वो सहयोग उन्हें कौन देगा? एमक्यू देगा। एमक्यू क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर होता है, जो कि उनसे ज्यादा जानता है। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी? सत्तावादी, अधिनायकवादी, अनुमतिपरक या फिर सुविधादाता? तो फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है टीचर। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। एक काल्पनिक लक्ष्य है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा? ऐसा भी नहीं, बल्कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं या जो थोड़े विशेष आवश्यकता जिनको जरूरत होती है, उनको ऐसा नहीं करना है कि आप अलग से स्कूल में डाल दो या जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको हानि होगी, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि शिक्षण के प्रति जो आप टीचिंग मेथड्स अपना रहे हैं उनके प्रति थोड़ी धारणा परिवर्तन की अपेक्षा होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा चेंज लाएं आप उनके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि उनको अलग थलग कर दें। और पेडागोजी में कभी भी सेग्रीगेट नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक। तो समान तो नहीं हो सकते, क्योंकि जब विभिन्नताएं हैं तो मेथड्स भी अलग अलग होने चाहिए। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर कभी भी अलग थलग नहीं करना चाहिए। बच्चों से बातचीत करें और उनके जो दृष्टिकोण है उनको आप अगर महत्व देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कठोर नियम बनाने से कुछ भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी के यहाँ पर संशोधन दिया है और एक क्या दिया है? वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाना है।
तो यहाँ पर दो क्रियाएं घटित हो रही हैं। बनाने के लिए एसिमिलेशन समावेशन का यूज होता है, संशोधन के लिए एकोमोडेशन का यूज होता है। हॉवर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो क्या सुझाता है कि हर बच्चे को आप 8 तरीकों से पढ़ाओ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये कैंसिल हो गया। फिर है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। फिर बात आती है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए, यहाँ पर पढ़ाने के लिए कर लीजिएगा, बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। बिल्कुल सही बात है। फिर है क्षमता भाग्य या अवधि, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपने हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी नहीं देखी है तो चैनल पर अपलोडेड है, देख लीजिए। लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दी है, और टेलीग्राम चैनल का जो नेम है वो अपने चैनल का ही नाम है, अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो आप वैकल्पिक विधियों को यूज करें पढ़ाने के लिए, ये नहीं कि एक ही चीज पढ़ाना है और उनको 8 मेथड से पढ़ाने के लिए आप तैयार हैं, ऐसा नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो समय वो वयस्क अवस्था, ऐसा नहीं। जन्म पूर्व का समय बिल्कुल नहीं। मध्य बचपन का समय बिल्कुल नहीं। प्रारंभिक बचपन की अवस्था अर्ली चाइल्डहुड जो कि होता है 2 से 6 वर्ष। याद रखिएगा सबसे संवेदनशील समय होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। जहां शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है तो केवल आदेश देने से कुछ नहीं होता है। जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ही ध्यान दिया जाए तो ऐसा तो कुछ नहीं है। जहां शिक्षा सारे अधिगम में आगे होता है, शिक्षक और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने के लिए कहता है, तो ऐसा भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जहां पर संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और वे अनुभव महसूस करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं तब वे गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, तो केवल डांट से बचने के लिए अगर आप भाग ले रहे हैं तो ये ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर ये भी ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। पुरस्कार के लिए भी काम नहीं करेगा। लेकिन व्यक्ति अगर अपनी रुचि से, या कोई बच्चा अपनी रुचि से किसी भी सृजनशील एक्टिविटी में या फिर किसी भी क्रिएटिव वर्क में पार्टिसिपेट करता है, तो अगर वो खुद से मोटिवेटेड होता है तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डैश 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 के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता नन्हे वैज्ञानिक है। तो अगर आपने पियाजे की थ्योरी देखी होगी तो आपको पता होगा कि पियाजे ये कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक हैं, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु ये एक नमूने का अनुमान करती है। एड़ी से चोटी, अप्रत्याशित, अव्यवस्थित तो नहीं, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित, मतलब एक सीरियल से चलती है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे जो बच्चा होता है वो पहले क्रॉल करना सीखता है, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल, फिर धीरे धीरे खड़ा होकर फिर चलना सीखता है, मतलब एक क्रमबद्ध है और एक व्यवस्थित है। हर व्यक्ति में ये जो डिफरेंसेस हैं ये अलग अलग एज में होंगे, जैसे कोई 6-7 महीने, कोई 8-9 महीने, तो कोई 10-11 महीने, लेकिन ये एक क्रमबद्ध रहेगा और एक व्यवस्थित तरीके से रहेगा, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर बात आती है कि बच्चे के समाजीकरण, तो अगर आपने समाजीकरण सोशलाइजेशन की थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिए। जो परिवार होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है। प्राइमरी, यहाँ याद रखना, प्राइमरी एजेंसी होती है फैमिली सोशलाइजेशन में, और प्राइमरी एजेंट्स होते हैं पेरेंट्स और सिबलिंग्स। याद रखना, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सीटेट के लिए स्पेशल मैराथन है और आप एमपी टेट में भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो घुमा फिरा कर एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सीटेट और एमपी टेट में स्पेशली इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये सेशंस बिल्कुल मिस मत करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, मतलब कपड़े धूप में सूखना, ये क्या हो गया, एक पूरा काम हो रहा है, ठीक है। किस वजह से सूख रहे हैं, धूप में, तो ये कार्य कारण का उदाहरण है। कार्य कारण मतलब किसी भी रीजन की वजह से कोई काम जब इंप्लीमेंट होता है तो कार्य कारण है, मतलब धूप की वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो ये कार्य कारण का उदाहरण होगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है।
वातावरण के प्रभाव के कारण, तो केवल वातावरण के प्रभाव के कारण नहीं, केवल जेनेटिक्स की वजह से नहीं, बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच की जो अन्योन्य क्रिया है, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। याद रखिएगा ये जो स्टेटमेंट है ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है, और हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है उसकी वजह से व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? तो आनुवंशिकता, राजनीतिक दल, परिवार या फिर कंप्यूटर। तो सामाजिकरण होता है परिवार। यहाँ पर उस परिवार जो है वो याद रखना, फैमिली जो होता है वो प्राइमरी एजेंसी होती है सोशलाइजेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज और याद रखनी है कि प्राइमरी एजेंट्स अगर पूछा जाए तो पेरेंट्स और सिबलिंग्स होंगे। नेक्स्ट है कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। हाँ, ठीक बात है कि अगर आप उनको कोलैब करवा रहे हो, ग्रुप में काम करवा रहे हो, तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी प्राप्त करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, इस वजह से समूह काम नहीं दिया जाता। शिक्षक का जो काम है वो कम हो जाए इस वजह से नहीं, या फिर दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति मिल जाए इसलिए नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि एक औसत बुद्धि वाला जो बच्चा है यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है, याद रखना पढ़ने और समझने में अगर कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है तो वो संकेत देगा कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया की, पठन संबंधी अक्षमता। डिस्कैल्कुलिया जो होता है वो गणितीय, मतलब जहां पर आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है। डिस्प्रेक्सिया मतलब जहां पर मोटर स्किल से रिलेटेड है। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित परेशानी है। अगर आपने लर्निंग डिसेबिलिटी वाली जो वीडियो है नहीं देखी है तो CDP फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स में अपलोडेड है, देख लीजिएगा। और लर्निंग डिसेबिलिटी से CTET में क्वेश्चंस पूछा जाता है। इवन MP टेट में भी लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से, MP टेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर आप देख सकते हैं। और ये जो सेशन है वो CTET और MP टेट में इक्वली हेल्प करेंगे क्योंकि टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है, तो वहां पर क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। विकास जो है वो कब से कब होता है, मतलब कहाँ से कहाँ की ओर होता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सबसे पहले सामान्य क्रियाएं घटित होंगी, फिर उसकी तरफ स्पेसिफिक जाया जाता है। तो जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट है प्रकृति पोषण विवाद, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेचर वर्सेस नर्चर जो डिबेट है, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, यहाँ पर हमको प्रकृति के बारे में बताना है, ठीक है। याद रखना प्रकृति, तो भौतिक और सामाजिक हम या जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण, या फिर जैविकीय विशिष्टताएं और वंशानुक्रम। तो जो नेचर है वो हेरिडिटी को शो करता है, याद रखना। तो जैविकीय विशिष्टताएं या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं जिसे हम प्रकृति से डिनोट करते हैं, हेरिडिटी। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम वे गतियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जो होती हैं वो होती हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। बच्चों का एक कोने में बैठना ये गलत हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन भी गलत है। ऑन एक्टिविटीज जो होती हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चा जो होता है वो सेंटर में होता है, उसी के अकॉर्डिंग, उसकी जो नीड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग या उसी को ध्यान में रखते हुए ये सब काम किए जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कक्षा अध्यापक ने मीनाक्षी को अपनी कक्षा में कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया हुआ मधुर संगीत बजाते हुए देखा, तो अब मीनाक्षी में किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय होगी? तो म्यूजिक से रिलेटेड है तो ये वैसे ही पता चल जाएगा कि भाई संगीत जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हॉवर्ड गार्डनर की अगर आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं देखी है तो CDP फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स में अपलोडेड है, ध्यान से देख लीजिएगा, उससे सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे।
शिक्षार्थियों से ये अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, तो ये अच्छा है? नहीं। देखिए अब यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि हम आंसर को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये एक प्रभावी आकलन युक्ति है? बिल्कुल नहीं। समस्यात्मक है? हाँ ठीक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं, ज्ञान को ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं कर सकते। अच्छा है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या है, टाइमिंग को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास केवल 30 क्वेश्चन है और हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है। 150 क्वेश्चन है, 150 ही मिनट है। एक क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास 1 मिनट है, तो जितनी जल्दी हो सके हमें उस क्वेश्चन को उतनी जल्दी डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बिल्कुल ठीक बात है। विकास एकल आयामी है? तो ऐसा नहीं है। मल्टी डायमेंशनल है? विकास पृथक होता है? तो ऐसा भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें यहां पर आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो सके उस क्वेश्चन को रीड करके समझ के अपने सही आंसर पर पहुंचना है। स्पीड वाला काम करना है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो बिना किसी विशेष प्रावधान, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रावधान मत रखिए, कैंसिल हो गया। हमें आगे बहुत ज्यादा पूरा रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। उसे अलग संस्थान में डाल देना चाहिए, ऐसा नहीं, बल्कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी हम उस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, ये अब आपको आना चाहिए, क्योंकि सीटेट की परीक्षा जो है वो 16 तारीख से आपकी स्टार्ट हो रही है। तो ये जो मैराथन है वो इसीलिए है कि आप स्पीड में करना सीखें। हर कोई सही करना जानता है। 150 में से 150 क्वेश्चन, बहुत से लोग ऐसे होंगे बच्चे जिनको आते होंगे, किसी के साथ टाइमिंग की प्रॉब्लम होती होगी, किसी के साथ और कोई दिक्कत हो जाती होगी, लेकिन अब आपको टाइम के साथ क्वेश्चन को डील करना आना चाहिए। और ये जो सेशन है मैराथन, वो इसीलिए चलाए जाते हैं कि इसमें आप एक तो रिवीजन कर लें और उसके बाद किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है ये भी आपको आ जाए। नेक्स्ट है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन को वाइगोत्स्की से आप सहमत करेंगे? तो वाइगोत्स्की ने चिंतन को, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बिल्कुल गलत। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं? बिल्कुल गलत। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक और अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं? बिल्कुल सही बात है। कोलैबोरेटिव लर्निंग पर जोर दिया है। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार हो? बिल्कुल गलत। तो थर्ड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पीयर ट्यूटरिंग पर, कोलैबोरेटिव लर्निंग पर, इन सब पर जोर दिया है। समवयस्क, वयस्क जो हमारे सहपाठी होते हैं उनके साथ हम सामाजिक और अंतःक्रिया करके बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। वाइगोत्स्की की कौन सी थ्योरी है? सोशल कल्चरल थ्योरी है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है। इन्होंने इंटरेक्शन पर जोर दिया। सोशल इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा बच्चा उतना अच्छा सीख पाएगा। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने वाइगोत्स्की से रिलेटेड थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिए, सीडीपी फुल कोर्स बैंड स्टडी फैक्ट्स में अपलोडेड है। अब आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। थ्योरी वाले सेशन मेरे हिसाब से ये रहेगा, अगर आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपका 16th को ही एग्जाम है तो अभी थ्योरी वाले सेशंस को थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हैं। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता अगर आप करना चाहते हैं तो अध्यापक को किस प्रकार से ध्यान केंद्रित करना होगा? शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त अंक, केवल अंकों पर जोर नहीं देना है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल कैंसिल हो गया। फिर बात आती है कि शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता, बिल्कुल सही बात है, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है बच्चे का, तो सेकंड ऑप्शन ठीक दिख रहा है। शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, केवल अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद कर सके या करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां दिख रही हैं। कैसे? जैसे बी लिखा है तो डी दिख रहा है आपका, 21 लिखा है तो 12 दिख रहा है, इस प्रकार से दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिल रही है। तो ये क्या है? अधिगम में अशक्तता, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या, अधिगम में असुविधा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए आप किस कथन से सहमत नहीं है? ये जो नहीं वर्ड है इसको थोड़ा सा ध्यान में दिया करो। केवल अध्यापकों के अनुसार काम करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक दिख रहा है। बच्चों को आप स्वीकार करें, अध्यापक का सकारात्मक रुख हो, बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति प्रदान करें, बिल्कुल ठीक बात है। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन केवल अध्यापकों के अनुसार ही काम करना है
तो ये सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नहीं वाला जो स्टेटमेंट रहता है, ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओ, अगर आप भूल गए तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को रीड करना होगा। नेक्स्ट है कि विकृत लिखावट, तो लिखावट से संबंधित है ये ग्राफिया, ग्राफ से बताया था ना आपको, तो डिसग्राफिया यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? परिपक्वन, क्रियाकलाप, सामाजिक अनुभव, ये तीनों करेंगे, लेकिन लैंग्वेज को पूरी तरीके से अवॉइड करा है। यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भाषा को तो बिल्कुल पूरी तरीके से अवॉइड किया गया है। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिसमें अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। तो नीचे दिए गए जो अधिगम अनुभव है उनमें से कौन सा बच्चों के सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता? नहीं दिया है, नहीं, तो नहीं को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा वाद विवाद, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, या फिर केवल याद रखने के आधार पर, ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल याद रखना, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो ये बुद्धि के सिद्धांत, वंशानुक्रम, पर्यावरणीय किस्से, ये व्यक्तिगत विभिन्नता है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता है, और ये व्यक्तिगत विभिन्नता जो कि हमने अभी डिस्कस करा था, किसकी वजह से होती है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंट्रैक्शन की वजह से। अब हर व्यक्ति की बुद्धि अलग होगी, उसका मोटिवेशन अलग होगा, उसका इंटरेस्ट अलग होगा। ये क्या कहलाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट है, कोई भी नाराज हो सकता है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं होता है। ये समाज से संबंधित हो गया, संज्ञानात्मक ब्रेन से संबंधित हो गया, शारीरिक आपके फिजिकल पूरा बॉडी से संबंधित हो गया, संवेगात्मक जो है वो इमोशनल है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस एवं कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन आवश्यक है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर है, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियां, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाना। लेकिन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ज्यादा सही है कि ये समझना कि अधिगम का किस प्रकार से अवलोकन किया जा सकता है और उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम है कि उनकी छवि की सुरक्षा हो रही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके अंकों में सुधार होगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं। उनके स्वयं के प्रति की जो अवधारणा है वो नष्ट हो जाएगी। कार्य करने के लिए प्रेरित करने से केवल दंड देना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर आप बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक, मतलब आप इस तरीके से ये समझ सकते हैं, अगर आपने बच्चे को मारा, मतलब या तो आपने शब्द इतने कड़वे कह दिए या फिर उसको मारा, पनिश किया, तो जो उसके स्वयं के प्रति की जो अवधारणा है तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है, मतलब इसमें किसका समर्थन किया जा सकता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन। केवल परीक्षाओं का आयोजन करने से कुछ नहीं होगा। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण, बिल्कुल सही बात है। इस एक तरीके से आप समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण अगर आप उपलब्ध कराते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहती है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन प्याजे ने दिया। अगर प्याजे से रिलेटेड थ्योरी नहीं देखी तो CDP फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स में देख लीजिए। और ये मैराथन सेशन इसीलिए प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आप लोगों के कंसेप्ट्स भी क्लियर होते जाए और अच्छे से आप लोग रिवाइज भी कर पाए। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है आप लोग एग्जाम से पहले अपनी प्रैक्टिस कीजिए। 16 दिसंबर से आप लोग के सीटेट के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन लोगों का 16 तारीख को ही एग्जाम है उन लोगों के लिए मैं अभी से कहूंगी कि 4-5 दिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है, 1 वर्ष तक का जो शिशु है वो आंख, कान व हाथों से सोचता है, मतलब यहाँ पर वो अपने सेंसेस का यूज कर रहा है। तो प्याजे की फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर, इंद्रिय जनित गामक। देखिए यहाँ पर हिंदी में अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ आप लोग इंग्लिश में याद किया कीजिए। सेंसरी मोटर, इंद्रिय जनित गामक, ये जो स्टेज है, स्टेज इंद्रिय जनित कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर सेंसरी मोटर मतलब सेंसेस का यूज करके बच्चा सीखता है, सोचता है, समझता है, ऐसे कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो स्टेज का टाइम पीरियड है वो है 0 to 2 ईयर्स, याद रखिएगा। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत काम करते हैं उन पर अधिक काम का बोझ रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, कैंसिल हो गया। प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना का काम देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। फिर है कि शिक्षार्थी के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन, तो रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन नहीं करना है, बल्कि व्यवस्था के प्रति स्वामित्व की भावना रखना है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवस्था यहाँ पर सब चीजें आ जाएंगी। तो फोर्थ ऑप्शन में ही ये थर्ड ऑप्शन अपने आप में समाहित है। तो फोर्थ। फिर है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, विश्लेषणात्मक, यहां पर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छात्राएं जो है वो गणित के सवाल को अच्छे से सीखती हैं, लेकिन तब कठिनाई आती है जब उनसे तर्क के बारे में पूछा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो गया। फिर बात आती है कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी होती है, बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन ठीक दिख रहा है। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणा में कम कुशलता, ऐसा कुछ नहीं है। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमता रखती है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप को हमें बढ़ावा नहीं देना है, जेंडर बायस नहीं बनना है। छात्राएं जो है वो छात्रों की समक्ष बिल्कुल अच्छे से गणित में बहुत अच्छी हो सकती है और होती है। ये तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, बिल्कुल सही बात है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। माता पिता की ओर से दबाव, किसी भी प्रकार का जो प्रेशर है वो कभी भी हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। तो अनुत्तीर्ण हो जाने का भय या फिर कंपटीशन या फिर किसी भी प्रकार का प्रेशर जो है वो सकारात्मक नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निगमनात्मक तर्कणा जो होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, और जो हम आगमन विधि जो हम पढ़ते हैं वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। निगमन में क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल जाया जाता है, और रूल जो होता है वो जनरल होता है सभी के लिए, तो जनरल टू स्पेसिफिक, एग्जाम्पल अलग अलग विशिष्ट होते हैं। और आगमन इंडक्टिव विधि में क्या होता है, विशिष्ट मतलब पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर हम रूल की तरफ जाते हैं। तो निगमनात्मक तर्कणा किसमें शामिल है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा में, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, तो ये सभी के बारे में बात की गई है, समावेशी शिक्षा का बिल्कुल एक मूल मंत्र कह सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर थ्योरी नहीं देखी है तो सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट्स में अपलोडेड है, देख लीजिएगा। समावेशी शिक्षा से सीटेट और एमपीटेट में दोनों में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीटेट में 5 नंबर से इंक्लूसिव एजुकेशन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड थ्योरी नहीं देखी है तो चैनल पर अपलोडेड है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक, संवेग मतलब इमोशन से रिलेटेड, याद करना, मेमोरी हो गया, गतिक मतलब यहाँ पर फिजिकल या शारीरिक हो गया, विचार करना ये ब्रेन से हो गया, समानुभूति मतलब एम्पैथी। अब यहाँ पर इमोशंस वाली बात आ रही है। प्रभावपूर्ण व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित है, तो ये है प्रतिभा के साथ संबंधित, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, और ये हमारे 50 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, आज के लिए लास्ट है। गणित में अधिगम निर्योग्यता का जो आकलन है वो किससे पता लगाया जा सकता है, निदानात्मक परीक्षण से। निदान से यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पर गणित दे दिया, अगर आपको और कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में दे दिया जाए तो यहाँ पर हम निदान करेंगे। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ, 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना जो लोग सीटेट एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।